नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तुल्यारस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि इस समय हम रोजाना बात किया करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जो आपकी रीट एसएसटी के सिलेबस पर आधारित होते हैं दोस्तों, उसी क्रम में आज फिर से हम कुछ और नए प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं और इसी चैनल पर मिलते हैं। दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, चेक कीजिएगा और स्कोर को शेयर कीजिएगा, तभी आप उसमें पूरा लाभ उठा पाएंगे। आपको पता चलेगा आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, क्या क्या आप में अभी तक कमियां हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी ने सिलेबस पूरा कर लिया होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिएगा बात करते हैं पहले प्रश्न की। लोथल था, इनमें से बताना है क्या था, यानी इस खाली स्थान में आपको पूर्ति करनी है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, हड़प्पा की कृषि तकनीक का केंद्र था, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला का केंद्र था, या फिर था वो सिंधु सभ्यता का एक शिक्षा केंद्र। यानी लोथल का जो संबंध है वो किस चीज के साथ में था, किस लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, आपको ये स्पष्ट करना है। दोस्तों, क्या है सही आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा और अगर आपने कमेंट कर लिया है तो अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह और एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज का प्रमाण है। दोस्तों, इन चारों में से आपको बताना है। दोस्तों, ये आपको ध्यान होगा कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, तो यहाँ इसका प्रमाण क्या मिलता है ये आपको बताना है। स्त्रियों का चांदी व तांबे के आभूषण पहनना, सिंधु सभ्यता की धार्मिक प्रवृत्ति, मातृ देवियों की उपासना, या वृक्षों व पशुओं की पूजा। क्या होगा हमारा सही आंसर, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि उस समय का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट अगर आपने कर लिया है तो आंसर भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, क्योंकि यहाँ से जो हमें प्रमाण मिलते हैं तो वो मात्र देवियों की उपासना के प्रमाण मिलते हैं और उसी आधार पर हम ये स्वीकार करते हैं कि उस समय का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। तीसरा हमारा प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदथ नामक संस्था का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। किस वेद में विदथ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है, आपको ये बताना है दोस्तों। चारों वेदों के नाम आपको पता होगा, आपको बताना है। एक तो दोस्तों सभा और समिति की बात आती है, उसके अलावा एक विदथ का भी नाम आता है दोस्तों। स्त्रियां सभा में भी भाग लेती थी और विदथ में भी भाग लिया करती थी। यहाँ से अंदरूनी कई क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताना है विदथ जो है वो किस वेद में सबसे पहले आया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। क्या है दोस्तों सही आंसर, तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, ऋग्वेद के अंदर आया है। सर्वप्रथम उल्लेख इसका कहाँ है, विदथ शब्द का ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न देखिएगा, वेद त्रय में किसको शामिल किया जाता है। वेद त्रय यानी 3 वेद, कुल 4 हैं, 4 में से 3 को हम शामिल करते हैं। तो इसमें से विकल्प बताना है आपको जो वेद त्रय में आता है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को आता होगा, सिलेबस आपका पूरा हो चुका होगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो फिर शामिल कौन सा नहीं है दोस्तों, अथर्ववेद जो है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है वेद त्रय में। इसको काट देंगे तो फिर ये 3 वेद हमारे रह जाएंगे चारों में से। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। ये जो आर्य सभ्यता संस्कृति अपने काम में लेते हैं, आर्य शब्द लेते हैं, हमें बताना है इस आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ईश्वर में विश्वासी, यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है, एक वंशानुगत जाति है, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला है, या फिर एक उत्तम व्यक्ति है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। इनमें से हमारा सही आंसर यानी कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो चलिएगा चेक कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपने ऑप्शन देख लिए होंगे और कमेंट भी कर दिया होगा। तो सही आंसर हमारा एक उत्तम व्यक्ति, यानी जो आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द का अर्थ होगा एक उत्तम व्यक्ति।
अगले प्रश्न को देखिएगा, आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आरंभिक बौद्ध साहित्य की अपनी बात कर रहे हैं जिसमें जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख हुआ है। किस रूप में? निघंटनापुत्त के रूप में, वर्धमान के रूप में, वैशालीय के रूप में, विदेहपुत्त के रूप में, किस रूप में हुआ है दोस्तों? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको आंसर बताना है दोस्तों। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, निघंटनापुत्त कहा गया है, इस रूप में इसका उल्लेख आता है। कौन सा एक प्राचीन जनपद जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित था? ये 4 जनपद ऑप्शन है आपके पास में, अंग है, अवंती है, मत्स्य है और वत्स्य है। आपको बताना है इनमें से प्राचीन महाजनपद वो जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। जानता हूँ बहुत आसान प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल आसान होगा, जिनकी तैयारी अच्छी आराम से निकाल देंगे दोस्तों। क्या है सही आंसर हमारा? चेक करें। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 4, वत्स है। कौन सा है? वत्स है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। मौर्य प्रशासन की बात कर रहे हैं, उसमें राजस्व व्यवस्था जो संभालता था, जो देखरेख करता था, उसे कहते थे सन्निधता, समाहर्ता, कुप्याध्यक्ष या फिर पण्याध्यक्ष। क्या और किस नाम से जाना जाता था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम देख सकें आपको कितना याद है, आपको क्या आता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। क्या कहते हैं दोस्तों? समाहर्ता के नाम से जानते हैं, उसकी संज्ञा थी समाहर्ता। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हो गई थी दोस्तों? आपको बताना है, मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर हर्षवर्धन के काल में। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, गुप्त काल में। कहाँ हुई थी दोस्तों? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की जो पॉलिसी है वो किससे संबंधित है? इनमें से वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड ओस्टिंग से? इन चारों में से किससे संबंधित है रिंग फेंस की पॉलिसी यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो किससे संबंधित है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों चेक करें हमारा सही आंसर क्या है इनमें से। सही आंसर हमारा नंबर 1 है। रिंग फेंस जो पॉलिसी है वो किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, तुहफातुल मोहवुद्दीन, ये जो रचना है, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा या दयानंद सरस्वती के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई ये रचना है दोस्तों? आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा ताकि हम देख सकें और अपना आंसर चेक कर सकें। दोस्तों चेक करिएगा, आंसर है हमारा नंबर 2, राजा राम मोहन राय। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आम चुनाव में चुनाव के लिए नियुक्त अधिकारी होता है, कमिश्नर है, पुलिस अधीक्षक है, जिलाधीश है या चुनाव सचिव है? इनमें से आपको बताना है, आम चुनाव जब होते हैं तो उसमें चुनाव के लिए नियुक्त अधिकारी होता है। क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 3, डीएम यानी जिलाधीश जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर बोलते हैं जिसको, वही होता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बिल्कुल डाटा का क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, आपको रटा हुआ है तभी आपका आंसर सही निकल पाएगा। क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से बताइएगा। राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 70(2) में, 71 में, 72 में या फिर 73 में? चलिए देख लेते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, अनुच्छेद 72 में। कौन से में है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी उल्लेख किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। हमने कहा हमारा जो राज्य मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति? क्या होगा दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर? आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। चलिए चेक करें। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, विधानसभा के प्रति।
सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखिएगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो 3 रेखाएं हैं, ये तीनों किस से गुजरती है? कौन से महाद्वीप से गुजरती है दोस्तों? बीच में होती है हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, नीचे 23.5 डिग्री जो होती है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये तीनों कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों गुजरती हैं। कौन सी विशेषता शांत पेटी की नहीं है? डोलड्रम जिसे हम बोलते हैं, यानी जो हमारा 0 डिग्री का केंद्र रह गया उससे 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी टोटल 10 डिग्री का ये जो क्षेत्र आता है जिसे हम डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से जानते हैं, इसकी विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं है ये बताना है। संवहनीय धाराएं, अवदाब यानी लो प्रेशर यहाँ पर यानी निम्न वायु दाब है, उच्च तापमान है, वायु विक्षेपण है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, यानी ये इसमें शामिल नहीं होता। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए हाई प्रेशर उच्च ताप होगा तो लो प्रेशर भी होगा, और इसलिए संवहनीय धाराएं यहाँ पर चलती हैं दोस्तों। तो ये तीनों सही है, वायु विक्षेपण नहीं है दोस्तों। फेरेल का नियम यहाँ लागू नहीं होता। आगे हम देखते हैं, उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? उपध्रुवीय जो क्षेत्र हैं हमारे, उपध्रुवीय अक्षांश जो हैं वहां पर निम्न वायुदाब की पेटी है, उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जबकि जैसे जैसे अपने ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाते हैं हम, यानी यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए एयर प्रेशर जो वायुदाब है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है निम्न वायुदाब की पेटी, उसका कारण क्या है? उच्च ताप, कम ताप, पृथ्वी का घूर्णन या फिर जेट धारा? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये कम वायुदाब यहाँ पर पाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध इनमें से किसके साथ में है? वन्य जीवों के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से या नदियों के प्रदूषण को कम करने से? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या है सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, ये सही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, जैव मंडल में जीव और पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? यानी पर्यावरण और जीव के मध्य जो रासायनिक तत्वों का चक्र है उसे क्या कहते हैं? गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र या भू आकारिक चक्र? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों सही आंसर हमारा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, जैव भू रासायनिक चक्र है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? दक्कन का जो पठार है उसके पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये हमारा दक्कन का पठार हो गया, इसके पूर्व और पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आपके क्वेश्चन को और आसान कर दिया है मैंने, उम्मीद करता हूँ अब सही हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट, काराकोरम और विंध्य, शिवालिक और जास्कर, अरावली और पीर पंजाल? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, इधर जो है वो पूर्वी घाट कहलाता है और इधर जो है हमारा वो पश्चिमी घाट कहलाता है दोस्तों। तो ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ और कुछ जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।